इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि प्रत्येक सभ्यता, प्रत्येक राजनीति, प्रत्येक अर्थव्यवस्था, प्रत्येक संस्कृति का एक उद्गम रहा है, एक विकास रहा है। वह अपने बचपन की अवस्था में था, शैशवावस्था में था, फिर युवावस्था में आया, फिर अपने विकास की पराकाष्ठा पर आया और अपने विकास की पराकाष्ठा के जितने भी पुष्पित पल्लवित भाग हो सकते उसको बिखेरा, उसकी सुगंध लोगों ने देखी और फिर वह प्रौढ़ावस्था में आया और अंततः मृत्यु शैया पर। यह एक चक्र है। चक्र अर्थात कि प्रत्येक समय का, प्रत्येक सभ्यता का, प्रत्येक क्षेत्रीय शक्ति का, प्रत्येक प्रकार की संकल्पना का, प्रत्येक प्रकार के भावों का, प्रत्येक प्रकार की राजनीति का, प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था का उद्भव भी होता है, विकास भी होता है और फिर पतन भी होता है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि भारत का क्या वैभव हुआ करता था। आप खुद सोचिए कि 15,000 वर्ष से लेकर और लगभग 1,000 वर्ष तक, जब तक कि मुस्लिम अतताई यहाँ पर आए नहीं थे, जब तक कि इस्लामी आतंकवादी इस स्थान पर आए नहीं थे, तब तक भारत का क्या गौरव हुआ करता था। प्रत्येक देश में भारत का अनुसरण किया जाता था। यहाँ के लोगों के नाम पर लोग अपने बच्चे का नाम रखते थे। इस स्थान की जीवन व्यवस्था पर, इस स्थान के शैली पर लोग अपनी शैली को ढालने का कार्य किया करते थे। यहाँ पर सभी स्थानों पर वह लोग और क्या करते थे कि यहाँ के अर्थव्यवस्था, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता का अनुसरण कर वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया करते थे। तभी तो भारत कहाँ तक आप कल्पना कर सकते कहाँ तक पहुंचा हुआ था, कहाँ तक इसकी क्षमता थी। इंडोनेशिया तक, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, चीन, पूरा तिब्बत और अगर आप उत्तर और पश्चिम में देख सकते हैं तो अरब तक, अरब नाम ही पड़ा है अरब। अरब मतलब घोड़ा, और जिस स्थान पर घोड़ा हुआ करता था। यूरोप तक था। क्यों? क्योंकि यूरोप का नामकरण भी हम लोगों ने किया था। सुंदर रूप वाले लोग, स्वरूपा, स्वरूपा से बना यूरोपा, यूरोपा से बना यूरोप। तो यह स्थिति यहां पर आई इस रूप में। लेकिन फिर 1,000 वर्ष के उपरांत में या 1,000 वर्ष पहले से भारत का पतन प्रारंभ हुआ और वह पतन होते 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 उसकी पराकाष्ठा कहां पर पहुंची, जब भारत का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 भारत के विभाजन हुए। तो अर्थात यह सभ्यता का पतन हो गया। अब भारत फिर से अपने उत्थान की ओर दिख रहा है, और भारत ही नहीं, अन्य देश भी दिख रहे हैं। लेकिन जहां तक अन्य देश दिख रहे हैं कि उनका उत्थान हो रहा है, कुछ कुछ ऐसे देश हैं, कुछ कुछ ऐसी सभ्यताएं भी हैं जो ऐसा लग रहा है कि संभवतः यह अपने पतन की कगार की ओर जा रही हैं और उनमें पतन के कुछ कुछ लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका उनमें से एक है। 200 वर्षों का जिसका इतिहास है, उसका उत्थान भी उतना ही त्वरित गति से हुआ जितनी त्वरित गति से उसका पतन भी हो सकता है। सिर्फ सिर्फ 2 ही घटनाएं विश्व में होनी है और अमेरिका पूरी तरह से, जिसे कहते हैं, आंतरिक विस्फोट में आ जाएगा। विश्व ऐसे ही चलता है और यह नियम है, और यह नियम है, आप समझ सकते हैं नियम किससे संबंधित हो जाता है। यह नियम सामाजिक नियमों से संबंधित है ही है, लेकिन साथ साथ है यह भौतिक शास्त्र के नियमों का भी अनुसरण करता है, जिसे कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी का हिंदी में अर्थ होता है निर्जीवत्व। और अगर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कहता है कि इन एवरी क्लोज सिस्टम एंट्रोपी इंक्रीजेस इरिवर्सिबली, मतलब जो डिसऑर्डर है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो वो डिसऑर्डर भारत के संदर्भ में बढ़ते गया और यह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यह स्थिति ब्रिटेन में अभी दिख रही है। वह ब्रिटेन की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। अमेरिका कैसी स्थिति दिख रही है, दिन पर दिन इसकी स्थिति बदतर होते जा रही है। और ऐसी स्थिति संभवतः चीन की भी होने वाली है।
चीन हमारे आकर्षण का केंद्र इस कारण से है, क्यों? क्योंकि चीन तो नहीं, तिब्बत हमारा पड़ोसी हुआ करता था। यह अलग बात है कि किसी ने चीन को जबरदस्ती हमारे पड़ोसी के रूप में रूपांतरित कर दिया। तो एंट्रोपी यह एंट्रोपी है, डिसऑर्डर है। इसे ही कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि किसी भी संविंत तंत्र में निर्जीवत्व की आवश्यक रूप से अप्रत्यावर्तनीय वृद्धि होती है। अर्थात निर्जीवत्व या डिसऑर्डर वो दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि लगेगा कि यह वापस नहीं हो सकता है। विश्व की अभी जो वर्तमान स्थिति है, इसमें अलग अलग देश, अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग समूह, अलग अलग समुदाय, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग सभ्यताएं अलग अलग अवस्था में ही है। चीन उनमें से एक है। चीन की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा, यह देश है इसका, अगर यह देश है और देश के इसके अलग अलग प्रांत हैं, आप समझेंगे किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए चीन कैसा दिखेगा? तो यह दिखेगा एक सघन इकाई है पूरी तरह से, जहां सभी लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं, जहां सभी लोग एक ही तरीके से दिखते हैं, एक ही तरीके से व्यवहार करते हैं, एक ही जीवन शैली है, एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं, एक ही प्रकार की सोच रखते हैं, एक ही प्रकार के व्यंजन खाते हैं, एक ही प्रकार का नजरिया उनका है, सभी चीजें एक ही हैं उनकी। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता इससे कहीं 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 अधिक परे है। आज चीन में कम से कम 56 समूह हैं, 56 जिसे कहते हैं एथनिक ग्रुप हैं। एथनिक ग्रुप का अर्थ हो गया मतलब जनजातीय समूह हैं, जिनमें सबसे सबसे प्रमुख है हान चीन का। हान चीन के जो लोग हैं, जो हान चीनी है, वह कितना इसमें उनकी कितनी प्रतिशतता रहती है? तो उनकी प्रतिशतता है 91.59, जबकि अन्य जो लोग हैं वह मात्र 8.41% हैं। इसके अतिरिक्त चीन में 22 प्रांत हैं, 5 स्वायत्त क्षेत्र हैं, जैसे कि तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र है, उसी रूप में इनर मंगोलिया, न्यांगसी, तिब्बत, जिंगकियांग, गुआंगसी, यह इसके 5 स्वायत्त क्षेत्र हैं। इसमें 4 म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिकाएं हैं, बीजिंग, शंघाई, तियानजिन और चोंगक्विंग, और 2 विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश भी हैं, जैसे हांगकांग और मकाओ। ये दोनों इस स्थान पर आते हैं, हांगकांग और मकाओ साथ में ही आते हैं। चीन का यह जो क्षेत्र है, यह इसका उद्भव हुआ कैसे? क्या चीन ऐसा ही हुआ करता था पहले, या चीन का उद्भव एक अलग घटना ही है और विस्मयकारी घटना है? अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही है। चीन के जो लोग होते हैं वो बहुत देखने में अलग होते हैं। क्यों? कि इनके चेहरे पर न कोई हर्ष, न कोई विषाद, किसी प्रकार का कोई भाव ही इनके चेहरे पर नहीं होता है। सभी लोग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पोकर फेस्ड होते हैं। पोकर फेस, इन्हें देखकर पता नहीं चलता है कि इनको आपने दुख दिया है या सुख दिया है, इनके मन में प्रेम का भाव आ रहा है या घृणा का भाव आ रहा है। वह पूरी तरह से अजीबोगरीब है, एक अलग किस्म के ईश्वर के बनाए गए रोबोट के ऐसे दिखते हैं। उन्हें आपने मुश्किल से हंसते हुए देखा है। और चीन की जो स्थिति है, वह स्थिति कैसी है कि एक तरफ इसके भारत है, हिमालय पहाड़ियाँ, दूसरी तरफ एक कुनलुन शान पहाड़ियाँ चली आती हैं। कुनलुन शान और हिमालय के बीच में ही तिब्बत का पठार आता है, और कुनलुन शान और टियान शान के बीच में उसका सबसे बड़ा रेगिस्तान तकला मकान, इसी के बीचों बीच आता है, जिसे कहते हैं लॉपनौर झील। और ये सारा का सारा भाग निर्जन है। इसके अलावा इसके पूर्व क्षेत्र में अल्टुनटग और उसके पूर्व की तरफ में गोबी का रेगिस्तान, ये सारा का सारा रेगिस्तानी और मरुस्थलीय भाग ही दिखता है। और इसीलिए चीन की जो अधिकतर जनसंख्या है, उसका निवास कहाँ होता है? उसका निवास पूरी तरह से पूर्व में ही होता है, इसका निवास पश्चिम में नहीं होता है। यह जो भाग है, यह चीन हमेशा ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर आप इसे देखेंगे आपको पता चल पाएगा कि यह 1919 की तस्वीर है, और 1919 की तस्वीर में देखेंगे यह चीन था, और सिर्फ यही चीन था। लेकिन
दक्षिणी मंगोलिया अलग हुआ करता था, मंचूरिया अलग हुआ करता था, तिब्बत अलग हुआ करता था, उइघुर अलग हुआ करते थे। यह अलग अलग प्रांत हुआ करते थे। 1946 तक आते आते यह तस्वीर बदल गई। अब इस तस्वीर में क्या नया आ गया? अब तब तक चीन ने क्या किया था? दक्षिणी मंगोलिया और मंचूरिया को अपने में समावेशित कर लिया इसने। बचा क्या रह गया? उस समय उइघुर को भी उसमें समावेशित कर लिया 1946 तक। तो धीरे धीरे अलग अलग क्रमिक रूप से यह इसमें समावेशित होते गए। तो इसका जो मानचित्र था वो पूरी तरह से बदल गया। तिब्बत अभी भी नहीं हुआ था। इसके बाद 1951 में इसने तिब्बत को भी खुद में सम्मिलित कर लिया। सबसे मजेदार बात है कि इस समय तक भारत तथाकथित स्वतंत्र हो चुका था। हुआ क्या था? विभाजन हुआ था भारत का। भारत तो अभी भी स्वतंत्र पूरी तरह से नहीं है, ये विभाजन हुआ था। लेकिन तब तक चीन का भूगोल पूरी तरह से विकसित स्वरूप में आ गया। और जब यह आ गया तो आप इस स्थान पर देखेंगे जो तिब्बत का भाग था, तिब्बत के भाग किस किस के भाग? इसके 3 भाग थे, अम्दो, खम और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से TAR कहते हैं। TAR को ही पूरी तरह से सम्मिलित किया गया। यह कोई अन्य क्षेत्र नहीं था जो इतनी रूप में इतनी अच्छी तरीके से सम्मिलित हो पाया जितना कि तिब्बत का सिर्फ पश्चिमी भाग सम्मिलित हो पाया इस स्थान पर। तो अब इस कारण से चीन का यह उद्भव हुआ। और चीन अब कैसा दिखता है? तो चीन अब अपने पूरे के पूरे उन ऑक्यूपाइड टेरिटरी के साथ में, मतलब जिसके ऊपर में चीन ने कब्जा किया है, वो ऐसा ही दिखता है। यह चीन है, किंगहाई है, या दक्षिणी मंगोलिया, मंचूरिया, या मुख्य चीन चलाता उइघुर इस स्थान पर आते हैं। यहां पर ही काशगार से लेकर और ग्वादर तक जो रेल लाइन बनाई जा रही है, और यह इसका भाग है। यही इसका स्वरूप है। यह इसका स्वरूप किस कारण से बना है? तो किस कारण से बना है? तो चीन ने हमेशा नए नए भूमि को अपने में खुद में सम्मिलित करते रहा। तो चीन शुरू से ही ऐसा बहुत ही अग्रेसिव रहा है, बहुत ही आक्रामक रहा है। आपको पता है कोई देश आक्रामक होता है या कोई व्यक्ति आक्रामक क्यों होता है? क्योंकि वह अंदर से असुरक्षित महसूस करता है, और वही उसकी असुरक्षा की जो भावना होती है उसे आक्रामकता की ओर प्रेरित करती है। तो ये चीनियों की इसी तरह की स्थिति हुआ करती थी यहाँ पर, और इसी कारण से चीन का जो वास्तविक जो स्वरूप है अभी जो होकर आया है, इतने सारे जो क्षेत्र हैं वो इस रूप में होकर आए यहाँ पर। अब जब चीन के इस स्वरूप को अगर आप देखते हैं तो यह चीन का स्वरूप है, चीन के शक्तिशाली बनने का द्योतक है। तो चीन के शक्तिशाली बनने की कहानी ही बिल्कुल अलग रही है। और कैसे रही है? चीन शक्तिशाली बना ही क्यों? चीन के शक्तिशाली बनने के पीछे में सबसे बड़ा कारण हुआ करता था कि चीन ने अन्य देशों के कमजोरियों को देखा। अन्य देशों के जितनी भी कमजोरियां थी उसको उसने देखा और उसका शोषण किया। अब आप समझ सकते हैं कि इसने सबसे पहले शोषण किया किसका? भारत का। इसने देखा कि भारत में उस समय, तत्कालीन समय पर, उस समय उसका एक प्रधानमंत्री, भारत का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, तथाकथित प्रधानमंत्री, जो भारतीय लोगों के बारे में बहुत ही हीन भाव रखता था, उनके प्रति घृणा का भाव रखता था। वह अपने आप को भारतीय भी नहीं समझता था, और साथ ही साथ वह भारत विरोधी जितने भी कार्य हैं वो सभी वो करता था। तो उसके मन में सिर्फ शंका डालने की बात थी, तो वह चीन के संदर्भ में कार्य करता। अब आप सोच सकते हैं कि सबसे पहले भारत को अस्थायी सदस्यता दी जा रही थी संयुक्त राष्ट्र की। तो भारत ने क्या किया? उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस समय क्या किया कि दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए, इसको चीन को दे दीजिए। फायदा किसको हुआ? जाहिर है चीन को हुआ। एक घटना तो चीन शक्तिशाली हुआ। आप कल्पना कीजिए कि अगर पिछले 75 वर्षों में अगर भारत के पास में UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप रहता, मतलब उसकी अस्थायी सदस्यता होती, तो क्या होता? आप खुद सोच सकते हैं। इतना ही नहीं, 1962 का युद्ध जो था उसमें किस रूप में चीन को जिताया गया? भारत यह युद्ध हारा नहीं, भारत को यह युद्ध हराया गया। भारत को हराया गया, इंडिया जीता। और सोचिए, आपके पास तो ऐसे बहुत तथ्य मिलेंगे, लेकिन इस स्थान पर छोटे छोटे तथ्यों को ही आपके ध्यान में
लाना है, उस समय इस युद्ध के पहले यहाँ पर कृष्ण मेनन साहब वो कहते रह गए, पिछले 5-6 वर्षों में कहते रह गए नेहरू को कि चीन की गतिविधियां शंकाग्रसित हैं, सशंकित हैं, इनके ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ गड़बड़ है। नेहरू ने क्या कहा? अरे कुछ नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई हैं। तो चीन पूरे के पूरे तिब्बत में अपनी साख, अपनी पैठ बनाते गया, और जब वो अच्छी खासी मात्रा में शक्तिशाली हो गया, तब उसने आक्रमण किया। आक्रमण भी कैसे किया कि आक्रमण करने के पहले चाउ एन लाई यहां पर आए, और आप कल्पना कीजिए, इसको बुद्धि कहेंगे या इसे षड्यंत्र कहेंगे, कि नेहरू उसे उन सभी स्थानों पर लेकर गए जहां पर कि किसी को भी लेकर जाना नहीं चाहिए था। उन सभी ऐसे गोपनीय स्थानों पर, और ऐसी गोपनीय बातें बताई जो कि नहीं करना चाहिए था। उन्होंने वो भी किया। इतना ही नहीं, युद्ध हुआ, युद्ध तो अंततः हुआ, चीन ने आक्रमण कर दिया। और जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि जिसे युद्ध की पूरी उसकी कमान सौंपनी चाहिए थी, तो नेहरू ने क्या किया कि युद्ध की कमान उस व्यक्ति को सौंपी जो उस लायक था ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं, जो कि ऑर्डिनेंस सर्विसेज का है, वह कैसे इन्फेंट्री को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है? यह संभव ही नहीं था, यह संभावना के दायरे के बाहर थी, तो वह कर नहीं पाते। दूसरी बात कि उस समय भारत के पास में अच्छी खासी मात्रा में वायुसेना की शक्ति हुआ करती थी, और वायुसेना के भारत के पास में शक्ति थी, तो भारत को करना क्या था कि उत्तरी पूर्वी भाग में बागडोगरा से एक उड़ान भरनी थी, चीन के भीतर में जाना था, बम गिराकर वापस चले आना था। आधा घंटा लगता, 1 घंटा लगता, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। इस रूप में वह दिन ब दिन ऐसे सॉर्टेज करते रहते। चीन कहीं से भी नहीं टिकता, चीन के टिकने का कोई सवाल ही नहीं था। अब आपको आश्चर्य लग सकता है कि भारत ने ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि चीन के पास में वायुसेना नहीं थी, भारत के पास में वायुसेना थी, और वायुसेना के द्वारा भारत आसानी से अपने युद्ध को नियंत्रित कर सकता था, अपने पक्ष में कर सकता था। लेकिन नहीं किया भारत ने, तो कुछ तो बात रही होगी। तो इस जगह पर चीन ने भारत की कमियों को शोषित किया। इतना ही नहीं, चीन अभी भी यह काम कर रहा है। अब आपको पता नहीं चल सकता है कि कितने चीनियों ने भारत के कितने अखबारों को, कितने चैनल को खरीद लिया है। अब जिनके ऊपर में चीनियों का पैसा लगा हुआ है, वह क्या वो भारत के पक्ष में कोई बात करेंगे? जाहिर है बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वह आपकी आंखों में धूल झोंक कर ये काम करेंगे। तो चीन क्या करता है कि किसी देश की जितनी भी कमी होती है, जो फॉल्ट लाइन होते हैं, उनको वह क्या करता है? विकसित कर देता, विकराल कर देता है। और जब उसने देखा कि भारत में ऐसे भी कांग्रेस का शासन उस समय है, और मनमोहन सिंह इसके प्रधानमंत्री हुआ करते, तथाकथित प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो चीन का उद्देश्य क्या था कि अपने सामान को भारत में पूरी तरह से इसके भर के अपने सामान की बाढ़ लगा देना। चीन ने किया क्या कि कांग्रेस के साथ में मिलकर उसने भारत के एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने में इसे ध्वस्त करने का काम किसने किया? मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। उनके साथ में मिलकर षड्यंत्र के तहत ऐसा चीज किया गया। तो जब यहां पर ऐसी कोई सरकार मिली चीन को, तो चीन ने उसको भरपूर फायदा उठाया। यह गलती चीन की नहीं थी, यह गलती भारत की थी, भारत के शासकों की थी, भारत के लोगों की थी, जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनने का उत्तरदायित्व किया या निभाया। पाकिस्तान में भी उन्होंने यही किया। चीनियों ने, पाकिस्तानियों की जो घृणा थी भारत के प्रति, चीनियों ने उसे पूरी तरह से उसका शोषण किया, और उसी शोषण के तहत उन्होंने CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण भी किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पूरे घृणा को चीन जितनी अच्छी तरीके से उसका उपयोग करता है, उतना संभवतः कोई नहीं करता है। तो वह उसकी कमजोरी है, और उसी कमजोरी के तहत उसे धीरे धीरे उसे गुलाम बनाकर पाकिस्तान चीन का एक प्रांत है, लगभग एक प्रांत है। यह अलग बात है कि वह प्रांत कितना टिक पाएगा, कितना नहीं टिक पाएगा, इसमें प्रश्न चिन्ह हो जाता है। यही हाल केन्या के साथ में किया। तो चीन एक तरह से वो क्या करता है कि वो दूसरे की कमजोरियों का
का अच्छी खासी मात्रा में फायदा उठाता है। दूसरा जो तरीका है, जो दूसरी विधि है चीन के साथ में, वह है पोस्चरिंग और छद्म छद्म युद्ध। पोस्चरिंग का मतलब हुआ कि वह धमकियों पर धमकियां देते रहा, धमकियां ही देते रहता है और ऐसी धमकियां देता है जिससे कोई देश डर जाए। और युद्ध का जिसका होता है, कभी भी ऐसे ऐसे युद्ध नहीं करेगा, वो फीस नहीं करेगा, व्यक्ति से व्यक्ति युद्ध नहीं करेगा, आयुध से युद्ध नहीं करेगा, वह छिप कर वॉर करता है। अभी हम लोग पिछले 50 वर्षों से, 50 नहीं 75 वर्षों से चीन के साथ में युद्ध में हैं। और युद्ध में कैसे हैं, आपको पता कैसे चल पाएगा कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जब वह क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन वॉर, साइबर वॉर, इसके अलावा वह कल्चरल वॉर, ये तीनों तरह, ट्रेड वॉर, इकोनॉमिक वॉर, युद्ध का सिर्फ एक स्वरूप छोड़कर वो सारे के सारे प्रकार के युद्ध करते हैं। यह उनका स्ट्रेंथ हुआ, यह उनका बल हुआ। फिर उनका एक बल और भी होता है, और वह है कि वह अपने लोगों को पूरी तरह से दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, अपने खुद के लोगों को सप्रेस कर देते हैं। उनका अपना संगठन है CCCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वह आपस में मिलकर निर्णय कोई लेता है और निर्णय को पूरी तरह से उसको इंप्लीमेंट किया था, उस पर एक भी मतभेद नहीं होता है। भारत में आप सोचिए, ऐसा कोई भी निर्णय लिया जाएगा किसी प्रकार का, तो कितने मतभेद हो जाएंगे, और मतभेद पर मतभेद ही होते जाएंगे। तो जो चीन की स्थिति है किसी तरह की, जैसे जो स्थिति को हम लोग बात करें, जिसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, वह यह है कि ये जो जितने क्षेत्र हैं चीन के, इस क्षेत्र में चीन के लोगों के मन में कुछ द्वंद्व है, कुछ दुविधा है, और वह गुस्से से उबल रहे हैं। यह स्थिति किसकी है, सिंगजियांग की है। यहाँ पर ही उइगर पाए जाते हैं। यही स्थिति तिब्बत की है, यही स्थिति भीतरी मंगोलिया की है, यही स्थिति चली आती है, वह हांगकांग की चली आती है, मकाऊ की चली आती है, ताइवान की चली आती है, ये सभी स्थानों पर। तो इन सब बातों को देखकर ऐसा लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि चीन भविष्य में टूट जाए? क्या किसी दिन ऐसा है कि यह तय है कि चीन का टूटना निश्चित हो जाए? अब इस पूरे प्रक्रिया को किस रूप में देखा जा सकता है, जिस इतिहास के बारे में और जिस मानसिकता के बारे में हम लोगों ने बात की, उसको उसी संदर्भ में देखा जा सकता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं बाल्कनाइजेशन। मतलब कि बाल्कन एक प्रदेश हुआ करता था, और उसी पर बाल्कनीकरण आप समझ सकते हैं। बाल्कनाइजेशन मतलब कि एक राज्य टूट टूट कर वह अलग अलग राज्यों में बंट गया। तो एक किसी राज्य को अलग अलग जनजातीय समूहों के भीतर में बांट दिया जाता है या बंट जाते हैं। इससे क्या होता है, वो राज्य टूट जाता है। कभी शब्द का उपयोग भारत के संदर्भ में भी किया गया था, और चीनी यह जानते हैं। चीनियों ने क्या किया कि अपने पूरे राज्य को उन्होंने संगठित किया, और अब संगठित करके उसे बनाकर रख रहे हैं, उसे जोड़कर रख रहे हैं। तो यह जोड़कर रखने की उनकी जो कवायद है, वह हो भी रही है, और वह कार्य भी कर रही है, और वह अच्छी खासी मात्रा में कार्यरत भी है इस रूप में। और जब हम लोग बात करते हैं कि अच्छी खासी मात्रा में कार्यरत है, तो उन्हें पता है कि हाँ, ऐसा भी एक दिन आ सकता है, और इसके लिए वो लोग अपने आप को पूरी तरह से तैयार भी रख रहे हैं। चीनियों का इनकी ऐसी मानसिकता होती है कि वह अपने आप को ऐसी स्थिति में लेकर आते हैं जिसके सहारे वो पूरे के पूरे स्तर पर डोमिनेट कर सके, मतलब उसके ऊपर उनका प्रभुत्व बना रहे। और प्रभुत्व बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे आर्थिक और राजनीतिक के जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं, अब लगता है कि कहीं ऐसा नहीं है कि धूमिल हो जाए और पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, पूरी तरह से समाप्त हो जाए। अभी हम लोगों ने बात की थी इसी संदर्भ में कि हर एक अर्थव्यवस्था, हर एक देश, हर एक सभ्यता, हर एक संस्कृति की एक स्थिति होती है, वह अपने शीर्ष पर जाता है, और शीर्ष पर जाने के उपरांत में क्या होता है, उसके बाद फिर उसका पतन हो जाता है। इसी को हम लोगों ने कहा एंट्रोपी। मतलब कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा होना बिल्कुल लाजमी है। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 2 बार नहीं, ऐसा कितने बार हुआ है। क्यों? क्योंकि चीन के बहुत सारी कमजोरियां हैं। चीन की सबसे बड़ी कमजोरियों में से क्या है,
सबसे बड़ी कमजोरी महसूस की है तिब्बत, सिंकियांग और हांगकांग, इन तीनों के बारे में बात किया। सिंकियांग, तिब्बत और हांगकांग, इसकी तीन सबसे बड़ी कमजोरी है। तिब्बत के बारे में हम लोगों ने बात भी किया कि तिब्बत को अगर पूर्वी भाग पर अगर इसे कोई हवा देते, यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं, तो इसे टूटने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। हाँ, हम लोग ऐसे मान रहे हैं, ऐसा होगा या कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, यह सोचने की ही बात चली आती है। तो यह चीन की एक कमी हो जाती है। चीन की दूसरी कमी जो चली आती है वह हो जाती है कि चीन क्या करता है कि आर्थिक रूप से वो ऐसे बिल्कुल से कहते हैं ग्रैंड परियोजनाएं बनाता है, मतलब कि जिनकी बहुत उपयोगिता नहीं है, और लेकिन उसके साथ में उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, वो दो होते हैं, एक नहीं होते हैं, वो दो होते हैं। अब मतलब वह एक स्टेडियम बनाया, तो स्टेडियम से वहां पर लोगों का क्या फायदा होगा? अगर एक ऐसा अपार्टमेंट बना जो कि बहुत लग्जरी विलासितापूर्ण है, तो उससे लोगों का क्या फायदा होता है? लेकिन ऐसा वो करता है। इतना ही नहीं, चीन और क्या कार्य करता है उस स्थान पर, उस पूरे भाग पर, कि उस स्थान पर ऐसे ऐसे कुछ कुछ सड़क बना के जिनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। तो उद्देश्य रहता है कि ऐसे सड़कों का, ऐसे बिल्डिंग का, ऐसे प्रासाद, ऐसे महलों को वह ब्रांड करे, पूरी दुनिया में इसे ब्रांड करे और दिखाए कि चीन ने क्या किया है, चीन ने ऐसा स्टेडियम बना दिया है। तो यह भी उसकी कमजोरी रही है यहां पर। अगर आप सैन्य दृष्टि से देखेंगे तो वह अधिकतर वो किस पर अपने आप को किस पर बल देता? एडवेंचरिज्म। एडवेंचरिज्म मतलब कि वह कुछ ना कुछ खुराफात करते रहता है, धमकी देते रहता है, कुछ कार्य भी करते रहता है। भारत में उन्होंने खुराफात ही तो किया था इस स्थान पर, और मुंह के खाकर चले गए। वह उनका वो ऐसा भी नहीं है कि चीन ने कोई युद्ध लड़ा, कोई युद्ध लड़ा है, और युद्ध लड़कर अभी तक जीते भी नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं। जैसे भारत है कि लोग ने इतना युद्ध लड़ा है, वहां पर लोग युद्ध लड़कर जीते भी नहीं है। इतना ही नहीं, वहां के जो सैनिक युद्ध लड़ते हैं, उन सैनिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या, वो अपने देश के लिए युद्ध नहीं लड़ते हैं। वह किसके लिए युद्ध लड़ते हैं? वह लड़ते हैं सीसीपी के लिए, करते हैं सीसीसीपी के लिए युद्ध लड़ते हैं। वो पार्टी के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं। भारत और उनके बीच में अंतर है कि भारत के जो सिपाही हैं, भारत की जो सेना है, वह अपने देश के लिए युद्ध लड़ती है, लेकिन पार्टी के लिए नहीं करती है, वहां पर पार्टी के लिए। तो इन सब बातों को देखकर ऐसा लगता है कि यह संभव है कि चीन कभी न कभी ऐसा टूट जाए। अब टूटने के लिए क्या हो सकती स्थिति हो सकती है? टूटने के लिए एक स्थिति हो सकती है कि इसके पास में इसको बाहरी ऐसी समस्या ऐसी बढ़ती जाए जिसकी वजह से अपने आप को ये संभाल नहीं पाए, इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाए जिससे अपने आप को संभाल नहीं पाए, या कोई भी ऐसी परिस्थितियां हो जाए जिसकी वजह से इसे अपने आप को खुद को संभालना मुश्किल हो जाए। अब उसमें एक स्वरूप चलाता है कि बाहर से चीन दिन पर दिन चोक होते जा रहा है। अब कैसे हो रहा है? चीन का एक समय प्रभुत्व हुआ करता था री में, रेयर अर्थ एलिमेंट के रूप में, इसको कहते हैं री, REE, और लिथियम में। दोनों चीजें कहां पाई जाती हैं सबसे अधिक मात्रा में? तो तिब्बत में पाई जाती हैं। अब अगर मान लीजिए इसके लिथियम के प्रभुत्व को कोई तोड़ सकता है, तो जो भी तोड़ेगा वह क्या करेगा? चीन के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के भीतर में घुस जाएगा और उसे निर्मित करना शुरू कर देगा। किसी ने अगर री को के भीतर में घुस गया तो वह रीन के इस प्रभुत्व को भी तोड़ देगा, और इसको तोड़कर वह अपनी आर्थिक साख भी बनाना शुरू कर देगा। और आपको पता है इन दोनों स्थितियों में सबसे अग्रणी कौन है? भारत है। भारत को ही अफ्रीकी देशों ने कहा है कि लिथियम आप हमसे ले लीजिए, और लिथियम को उन्होंने आपूर्ति करने की कवायद की है, आपूर्ति कर भी रहा है, और उन्होंने कहा कि चीन को हम नहीं देकर हम आपको देंगे। री के लिए भारत है, जो चीन का लगभग 95% री चीनी उत्पादित करते हैं उस स्थान पर, इसके लिए भी भारत में पर्याप्त दशाएं हैं। भारत में नहीं, दुनिया के अन्य देशों में। जिस दिन चीन का यह प्रभुत्व टूटेगा, उस समय इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से चीन अपने आप में ही गायब हो जाएगा। भारत ये कार्य कैसे कर सकता है? अफ्रीका के साथ में डिप्लोमेसी करके। अब अफ्रीका में भारत की साख बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और क्यों बनी हुई है? क्योंकि अफ्रीका में भारत ने कोविड डिप्लोमेसी के तहत ऐसी साख बनाई है, इतने देशों को उन्होंने मदद की है, इस कारण से बनी हुई है। तीसरा जो स्वरूप हो सकता है उसे चोक करने का, वो चोक करने का क्या हो सकता है उस स्थान पर कि वह पूरी तरह से हिंद महासागर के ऊपर नियंत्रित कर ले। चीन हिंद महासागर के ऊपर यहाँ पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है।
अब सोचिए क्यों नहीं रख पा रहे नियंत्रण, तो कोई कारण होगा। अब चीन क्या कर सकती, चीन यहाँ पर हिंद महासागर के बीचों बीच इस स्थान पर देखेंगे जो नीले रंग की रेखा है, इसके रिज कहते हैं, चगुस लकाडिव रिज, या एक लाइन भी है 90 डिग्री ईस्ट, इसको हम लोग नाम भी इस रूप में देते हैं यहाँ पर। अब यह एक तरह का उभार है, बम्प है, मतलब सागर सब कुछ समतल है और बीच में एक पहाड़ आ गया इस स्थान पर। तो कोई भी पनडुब्बी है इस स्थान से जाती है तो वह बम्प उसके ऊपर से होकर स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। तो यह आसान नहीं है कि हिंद महासागर के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों को ही नियंत्रित कर पाना, ऐसा नहीं है। पूर्वी भाग के ऊपर नियंत्रण कैसे हो सकता है? अगर चीन मलाक्का संधि के ऊपर नियंत्रित करने का काम करे तो मलाक्का जल संधि के ऊपर नियंत्रण करने के लिए उसे दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व जमाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ताइवान पर प्रभुत्व जमाना पड़ेगा जिसकी वजह से यह नियंत्रित कर पाए। और इतना ही नहीं, यहां पर जितने भी सारे द्वीप हैं इस स्थान पर जो बांग्लादेश से ले सकता है या अन्य से ले सकता है उन्हें, और इसी कारण से चीन ने क्या किया है कि हम बनटोटा पत्तन भी लिया है। लेकिन पूर्वी भाग पर ऐसा करने के लिए चीन की स्थिति और भारत की स्थिति में से किसकी अच्छी है? आपको जाहिर है, आपको ध्यान होगा भारत की स्थिति अच्छी है, क्योंकि भारत ही मलाक्का जल संधि के ऊपर नियंत्रित करने का काम करता है। नंबर एक, और तो और है कि अगर अंडमान निकोबार जो द्वीप हैं, वह अंडमान निकोबार द्वीप के ऊपर में भी अगर भारत ने एक सैन्य शक्ति बना ली, इस स्थान पर एक सैन्य अड्डा बना लिया, तब काम आसान हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि एक समय ऐसा हुआ कि चीन ने अपने आप को, अपनी एक नौसेना को, अपनी पनडुब्बी को और अपनी जासूसी करने वाले जहाज को भेजा, श्रीलंका भेजा। तो श्रीलंका के पास में इसका 90 साल का एक लीज था जिसके तहत उसे भेजा गया था उस स्थान पर। अब श्रीलंका को भेजा तो भारत ने बताया उस जगह पर कि आप लीज के साथ तो भेज रहे हैं, लेकिन भारत ने चीन के लिए सच में बहुत कठिन कर दिया कि आप अपने जहाज नहीं भेज सकते हैं। चीन के लिए भी और श्रीलंका के लिए, दोनों के लिए ही कठिन कर दिया। इसलिए पूर्वी भाग आसानी से डोमिनेट नहीं कर सकता है चाइन, इसके ऊपर वर्चस्व नहीं स्थापित कर सकता है। और नहीं तो पश्चिमी भाग में, क्योंकि पश्चिमी भाग में उसके पास में इस स्थान पर एक अड्डा है, सैन्य अड्डा है, नौसैनिक अड्डा है, जिबती में इस स्थान पर है। तो जिबती में उसका एक अड्डा है, ग्वादर में बन रहा है, बनेगा या नहीं बनेगा वह भी अब उसके ऊपर भी यह प्रश्न चिन्ह बन गया है। तो यह अब आसान नहीं रहा। अब चीन ने इसके लिए क्या किया कि थाईलैंड से उसने, थाईलैंड का यह जो छोटा सा भाग है जिसको काटा जा सकता है, आप देख सकते हैं यहां से इसको काटा जा सकता है, इस स्थान पर वहां पर एक कैनाल था, नहर थी, क्रा। इसी स्थान पर चीन ने कहा कि पूरे भाग को काट देते हैं और हमें मलाक्का की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हम थाईलैंड के सहारे ही पार कर जाएंगे। तो थाईलैंड ने उसे अपने देश में से ही भगा दिया। तो कुल मिला जो निष्कर्ष निकलता है कि सब सामान लेने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए चीन को हिंद महासागर के ऊपर में संपूर्ण वर्चस्व होना चाहिए, लेकिन न तो अमेरिका होने देगा जिसका डियागो गार्सिया इस स्थान पर एक स्टेशन है, न तो भारत होने देगा इस स्थान पर। और भारत अब दिन पर दिन अपने आप को आगे करते जा रहा, इसलिए नौसेना की शक्ति इसकी बढ़ते जा रही है। और जिस दिन भारत ब्लू वाटर नेवी हो गया, इस दिन चीन का वर्चस्व इस स्थान से लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, चीन इसके अलावा क्या कर रहा है, लैटिन अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना के पास में पटेगोनिया एक स्थान है, उस स्थान पर उसने एक स्पेस स्टेशन बना दिया। बन तो गया स्पेस स्टेशन इस स्थान पर, क्या वह स्पेस स्टेशन चल पाएगा? क्या ऐसा होगा कि आगे में भी चीन उसका उपयोग जासूसी करने के लिए कर पाए? यह थोड़ा कठिन है, क्योंकि ब्राजील है साथ में, और ब्राजील है पास में, और यह इतना आसान भी अर्जेंटीना के लिए नहीं होने वाला, अब नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि चीन की भी स्थिति वैसी नहीं रही जिससे पहले हुआ करती थी। तो यहां पर उसे चोक किया जा सकता है, तो लिथियम में चोक किया जा सकता है, री में चोक किया जा सकता है, अफ्रीका में किया जा सकता है, हिंद महासागर में किया जा सकता है, लैटिन अमेरिका में किया जा सकता है, और उइगर तो है ही है उस स्थान पर। वह तो एक कार्ड है जो कि कोई भी देश खेलना चाहेगा अगर चीन को वो तंग करना चाहे तो। और उइगर में चीन उनका क्या हाल करके रखता है, कहने के लिए मुसलमान है, लेकिन कोई भी कार्य मुसलमान का नहीं कर सकते हैं। न तो मुसलमान युक्त नाम रख सकते हैं,
न नाम भी रख सकते हैं, न काम कर सकते हैं, न मस्जिद में जा सकते हैं उस स्थान पर, न ही उस प्रकार के संरचना बना सकते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर कर सकते हैं। और जिस तरह से वह शर्मनाक तरीके से यहाँ पर लाउड स्पीकर में जोर जोर से शोर मचाते हैं वह लोग है, वो चीन में कहने का साहस ही नहीं है, कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि रोज उस स्थान पर 1 लाख लोगों को चीन मारता है। लगभग ऐसी ही स्थिति वहां चली आती है, तो चुप किया जा सकता है। दूसरी बात चली आती है कि पूरे विश्व का जो चीन के प्रति नजरिया है, वह नजरिया ही अब बहुत ही बदल चुका है, खासकर कोविड के बाद में, खासकर वुहान वायरस के बाद में, खासकर जब चीन ने यह काम किया अमेरिका के साथ में, बिल गेट्स के साथ में मिलकर एक वायरस का निर्माण किया, उस वायरस को पूरी दुनिया में फैलाया, और इसी कारण से फैलाया कि उससे उस वायरस को फैलाकर कुछ पैसा कमाएगा, और जो जो देश बिल्कुल इससे हताहत हो जाएंगे उनके टेरिटरी को, उनके स्थल रूप को कब्जा भी कर लेगा, उनकी कंपनियों का भी कब्जा कर लेगा। यह उसका उद्देश्य था और पूरी दुनिया को मालूम चल गया है। इसके अलावा चीन यह भी जानता है कि अब भारत अब नए नए प्रकार के चैलेंज दे रहा है। अब भारत के साथ वो युद्ध नहीं कर सकता है, वायुसेना के द्वारा युद्ध तो संभव ही नहीं है, क्योंकि भारत अपनी वायुसेना को उसने बहुत ही सुदृढ़ कर लिया। मतलब अरुणाचल प्रदेश में सुदृढ़ कर लिया, दौलत बेग में सुदृढ़ कर लिया, अंबाला में सुदृढ़ कर लिया, सभी स्थानों पर भारत ने क्या किया, इस पूरे स्थान पर अपने आप को सुदृढ़ कर लिया है। अब भारत के लिए अगर वायुसेना से आक्रमण करने की बात आती है तो उड़कर जाएगा 10 मिनट में तिब्बत में, या जहां पर भी उसके सैन्य से रसद है उस स्थान पर उसके आक्रमण करके वापस आ जाएगा। यह भारत के लिए लगभग इस तरह की बात है। इतना ही नहीं, भारत की नौसैनिक शक्ति को आपने देखा तो नौसेना के रूप में भी भारत बहुत शक्तिशाली है, और भारत के स्थल सैनिकों को आपने देखा जो हाल उन्होंने किया था चीनियों का, जिस रूप में हाल किया था वह हाल वो भूलेंगे नहीं आसानी से। तो तीनों स्थिति में वो भारत के साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए वह कायरता पूर्वक भारत के ऊपर में पीठ में हर समय हमेशा छुरा भोगते रहता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ एक और भी समस्या है, और वो समस्या है इसकी सांस्कृतिक विविधता। हमने शुरू में बताया था कि ऐसा देखने पे लगता है कि यह पूरा का पूरा एकीकृत है, लेकिन एकीकृत नहीं है। चीन सांस्कृतिक रूप से बहुत विभाजित है, और उस स्थान पर अलग अलग जो रहने वाले लोग हैं इस स्थान पर, वो सभी लोग जो है, जितने भी लोग हैं इस स्थान पर, यहाँ पर सभी की मानसिकता अलग अलग है। यहाँ के लोगों की मानसिकता अलग, यहाँ के लोग, और सभी लोग गुस्से से भीतर से उबल रहे हैं इस स्थान पर। अब ये जो गुस्से से उबल रहा है, तो आप किसी भी देश को 50, 100, 60, 70 सालों में पूरी तरह से कब्जा करके उसे मिटा नहीं सकते हैं। सोचिए, आप खुद सोचिए कि 1000 सालों में मुसलमानों ने भारत को कितना मिटाने की कोशिश की, क्या वो मिटा पाए? अभी तक नहीं मिट पाया है। तो तिब्बत को कैसे मात्र 70-80 सालों में तिब्बत को कैसे मिटा पाएगा, और मिटा पाने की बात ही कहां से आती है? तो यह उसकी समस्या है, और इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस समस्या को जिसने बढ़ा दिया उसके उस स्थान पर राज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस पूरे परिस्थिति को देखेंगे तो चीन की जो वास्तविक अभी जो आर्थिक स्थिति है, चूंकि चीन से बहुत सी चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं तो इसलिए पता नहीं चल पाता, लेकिन वास्तविक रूप में उसकी जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है वह वास्तविक रूप में भयावह है। सबसे भयानक बात है इस स्थान पर, और सबसे जो डरावनी बात है कि चीन का जो रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी मार्केट, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मतलब कि उस स्थान पर ऐसा था कि उसके वजह से बाहर के लोग इसे अनुदान दिया करते थे, लोन दिया करते थे, इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, ग्रामीण से नगरीय भागों की ओर प्रवासन हुआ करता था, लोग आते थे, शहरों में बसने के लिए आते थे, आर्थिक क्रियाकलाप करते थे और वहां पर प्रॉपर्टी खरीदते थे। तो जाहिर है रियल एस्टेट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या क्या चीजें बढ़ रही हैं? सीमेंट उद्योग बढ़ रहा है, परिवहन उद्योग बढ़ रहा है, लकड़ी उद्योग बढ़ रहा है, फर्नीचर उद्योग बढ़ रहा है उस स्थान पर, और उसके साथ में लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्या क्या नहीं है। अब जो रियल एस्टेट है वह 30% योगदान दिया करता था चीन के जीडीपी में, ध्वस्त हो चुका है। तो चीन की आर्थिक स्थिति वास्तविक रूप में बहुत बुरी हो चुकी है। चीन ने अपने बहुत सी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बाहर से
बाहर से लोन लिए थे, डेट लिए थे, बाहर से उसने अनुदान लिए थे, बाहर से उसने कर्ज लिए थे, वह एक्सटर्नल डेट उसका बहुत ही बढ़ गया है। इंटरनल डेट मतलब कि आंतरिक भी बढ़ चुका है और स्थिति ऐसी हो चुकी है उस स्थान पर कि बैंक के पास में कर्जा देने तक का भी पैसा उस स्थान पर नहीं है। बैंक के से आप पैसा डाल सकते हैं, बैंक से आप निकाल भी नहीं सकते हैं पैसा उस स्थान पर। वह इतनी बुरी स्थिति में आ चुका है। तो प्रॉपर्टी मार्केट के कोलैप्स की वजह से हुआ है। अब इसका प्रभाव एक प्रभाव यह पड़ा कि चीन ने क्या किया कि अपने टेक सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन मतलब ट्यूशन सेंटर जो थे, तो वह ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर अच्छे खासे बड़े उद्योग हैं। अब जैसे यह अच्छा खासा बड़ा उद्योग है तो इसके ऊपर वो क्रैकडाउन किया कि क्यों कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, इतना कमाना नहीं तो सरकार को दो, इत्यादि इत्यादि। तो उसके ऊपर क्रैकडाउन किया तो वह लोग पीछे हट गए और उनका जो अपना जो स्वरूप हुआ करता था विकसित होने का, उसे उन्होंने बंद कर दिया। फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर दोनों जो बिजनेस थे वह टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसके ऊपर भी क्रैकडाउन कर दिया, लोगों को अरेस्ट कर लिया, उनको बंद कर दिया। जैक मा का तो नाम सुना ही होगा, अली बाबा। क्या हश्र हुआ, यही नहीं अन्य लोगों का भी इसी रूप में हश्र हुआ है, इसी रूप में। तो यह एक प्रतीक है। जैसे कहते हैं ना कि रोग हुआ तो रोग का यह लक्षण है। तीसरी स्थिति चली आती है जीरो कोविड पॉलिसी। जीरो कोविड नीति का अर्थ हो गया कि चीन ने उस स्थान पर एक कोविड नीति ली है जिसमें कि आप कहाँ से ट्रैवल कितना कर सकते हैं, कितनी यात्रा कर सकते हैं, कितनी यात्रा नहीं कर सकते हैं उस स्थान पर। इतना ही नहीं, क्या पहनना है, क्या नहीं करना है, कहाँ काम करना है, कैसे नहीं काम करना है। कुल मिला के इस चीन ने ऐसा इसलिए किया था कि चीन यहाँ से जितने भी उसके पास में बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनको भगाकर उनको नेशनलाइज करके ले ले। क्यों? क्योंकि यह उद्देश्य था, एक दीर्घकालीन उद्देश्य हुआ करता था चीन का। तो इसी तहत से उन्होंने ऐसा काम करने की कोशिश की थी और यह अब बढ़ भी गया है। लेकिन इससे हुआ क्या कि उनकी उत्पादकता भी समाप्त होने लगी। और आप ध्यान दीजिएगा, इसे उन्होंने किया था कि यहाँ के जितने मल्टीनेशनल कंपनी उनको भगा सके और उनको बर्बाद किया सके, क्योंकि वह डॉलर में ट्रेड किया करते थे और चीन के अर्थव्यवस्था को यह सूट नहीं करता था। और अब चीन डी डॉलराइजेशन के अग्रणी राज्यों में से, राष्ट्रों में से और देशों में से एक है और इसे डी डॉलराइजेशन करने के लिए उसे यह काम लगभग करना पड़ रहा है। और चूंकि उसे यह काम करना पड़ रहा है इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह जीरो कोविड पॉलिसी अपनाए। इसके अलावा वह क्या कर सकता है इस स्थान पर कि उसका जो BRI है, जिसे कहते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वह लगभग समाप्त होने के कगार पर है। जिसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट, मतलब कि किसी न किसी दिन वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। क्यों? उसकी परियोजनाएं पाकिस्तान में चली गई हैं, श्रीलंका में समाप्त हो चुकी हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में समाप्त हो चुकी हैं, बहुत सारे अफ्रीकी देश है वहां पर समाप्त हो चुकी है। अब सोचिए कि किसी देश का इतना पैसा लगा हुआ है और उस पैसे से रिटर्न ही नहीं आने वाला है। जहां से रिटर्न आने वाला था उन देशों ने क्या किया, हाथ अपने खड़े कर दिए कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो पैसा चला गया लेकिन रिटर्न नहीं आना है उस पूरे पहलू पर, और ऊपर से पूरी दुनिया में थू इनकी हो गई। जब इतनी थू हो गई तो समस्या इनकी बढ़ गई इस स्थान पर। यह एक अलग समस्या हो जाती है उनके साथ में। अगर कूटनीतिक रूप से देखेंगे तो चीन ने बहुत सारी गलतियां की। कूटनीति में एक जो सिद्धांत कार्य करता है कि जिन पुलों को आपने बनाया उन पुलों को आप ध्वस्त नहीं कीजिए। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को गाली दी, केन्या को गाली दी, उस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे देशों को उसने गाली दी, फिलीपींस को गाली दी। अब इसके वजह से क्या हो गया, आप सोच लीजिए आपने 10 अच्छे काम किए और आपने एक बदतमीजी की, सारा का सारा काम आपका समाप्त हो जाता है, भाव ही समाप्त हो जाता है। और वो भी कूटनीति में। कूटनीति मतलब जो कि जोड़ने का कार्य करता है। तो जिसे कहते हैं कि बहुत से जो पुल चीन ने बनाए थे उन पुलों को चीन ने खुद ध्वस्त कर दिया। तो अब पूरी दुनिया में इसकी साख बिल्कुल खराब हो चुकी है। कुल मिला जुलाकर आप देख रहे हैं इस पूरे पहलू पर कि चीन ने क्या किया है कि यह पश्चिमी देशों का जो उपगमन अप्रोच हुआ करता था, कंज्यूमरिस्ट अप्रोच, कि खूब उत्पादन और खूब कंजम्पशन, मतलब कि
खूब ढेर सारा सामान खरीदेंगे, खूब ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, घर में एक फ्रिज से नहीं काम चलेगा, दो रखेंगे, चार टेलीविजन रखेंगे। ये कंज्यूमरिस्ट अप्रोच हुआ। तो चीन ने इसकी नकल की। चीन का अपना कोई मॉडल नहीं है। पश्चिमी देशों ने यह काम किया तो पश्चिमी देशों ने पूरे दुनिया को लूट कर काम किया। ब्रिटेन ने यह काम किया तो भारत को लूट कर किया। अमेरिका ने किया तो पूरी दुनिया को लूट कर किया। उनके पास लूटा हुआ ही पैसा है, उनका कमाया हुआ थोड़ा ही है वो पैसा। और आप सोच सकते हैं कितने बड़े मूर्ख हैं या अमेरिकी कि 200 सालों में अपने लिए उन्होंने ऐसी अर्थव्यवस्था को कोई प्रतिमान तैयार नहीं कर पाए या किया, ऐसा प्रतिमान तैयार नहीं किया जिसके सहारे वह अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से संपोषणीय या धारणीय बनाए या सस्टेनेबल बनाए। संपोषणीय और धारणीय का अर्थ यही होता है कि वह ऐसा भी नहीं बना पाए, मतलब इतना भी नहीं सीख पाया। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन वास्तविक रूप में अमेरिकी लोगों इतना मूर्ख कोई नहीं होता है, इतना कम अज्ञानी कोई नहीं होता है, इतना भौंडा भी और कोई नहीं होता है। ऐसे होते हैं लोग। यह अलग बात है कि चूंकि कम्युनिकेशन के ऊपर उनका नियंत्रण है, इसलिए उनकी छवि पूरी दुनिया में वही बनाते हैं। आपके भी छवि बनाते हैं, अपनी भी बनाते हैं। तो छवि बनाने में तो उनका कोई सानी है ही नहीं पूरी तरह से। तब अमेरिका की बात नहीं करते, चीन ने भी कुछ इसी तरह के कुछ काम किया, वो ऐसा ही अनुसरण किया। चीन का ऐसा मॉडल नहीं है जिसमें कि मॉडल वो बहुत अच्छी तरह से सस्टेन कर सके। मजदूर वहां पर बिल्कुल गुस्से से उबल रहा है उस स्थान पर। अब उनको पैसा नहीं मिलता लेकिन तब भी उनको मार पीट करके काम करा ही दिया जाता उस स्थान पर। यह कितने दिन तक चलेगा यह देखने की बात है, लेकिन समस्याएं ही समस्याएं हैं उस रूप में। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतनी ढेर सारी समस्याएं ही हैं। तो ऐसी समस्या में हमेशा हमेशा ऐसा सोचा जाता है कि यह तो इसे तो ध्वस्त होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और फिर वही बात चली आती है कि आज नहीं तो कल ऐसा तो होना ही है, जिसे कहते हैं कि यह जो सिस्टम है कहां पर पहुंचे, एंट्रोपी पर पहुंच जाए। और एंट्रोपी पर कैसे पहुंच सकता है कि अर्थव्यवस्था में एक कोई छोटी सी गड़बड़ी, इसका त्वरित प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट, एक का प्रभाव दूसरे पर, दूसरे का तीसरे पर, तीसरे के चौथे पर, तो एक प्रभाव ही प्रभाव पड़ता जाएगा इस स्थान पर। अब इतना ही नहीं है, ठीक, कि अगर मतलब कि यह पूरी स्थिति अगर ऐसी आई तो चीन वास्तविक रूप में टूट सकता है। और टूटा हुआ भाग क्या होगा? वो टूटा हुआ भाग क्या होगा? तो एक तुर्किस्तान होगा, दूसरा तिब्बत होगा, नॉर्थ वेस्ट अलायंस होगा, सिचुआन होगा, मंचूरिया होगा। इस स्थान पर देखेंगे, यहां पर ये सारे इसके टूटे हुए भाग होंगे। इसी को कहते हैं बाल्कनाइजेशन। अब इस टूटने में क्या ऐसा बीजारोपण हो सकता है जिसके सहारे टूट टूट कर अलग अलग हो जाए? ऐसा क्या हो सकता है? आप समझ सकते, सबसे पहला अर्थव्यवस्था। यदि ऐसा हुआ कि सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, या इसमें पाकिस्तान एक है जिसे कहते हैं कि फेल्ड नेशन, फेल्ड स्टेट है, वह ध्वस्त हो जाए, नहीं दे पाए, जरा भी नहीं कर पाए। इसमें चीन ने अच्छी खासी मात्रा में अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं यहाँ पर, मतलब कि निवेश किए हैं, और पाकिस्तान उससे हिल गया उस पूरे पहलू पर, और पाकिस्तान समाप्त हो जाए तो क्या होगा? तो चीन वास्तविक रूप में बहुत बड़ी समस्या में आ जाएगा, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा, हम सोचिए $900 बिलियन पूरी तरह से ओबर में उसने इन्वेस्ट कर दिया है। और ओबर का जो इनिशिएटिव ही है, वही ओबर के द्वारा चीन को क्या मिलता है? ओबर के सहारे चीन को क्या मिलता है? तो उसको सुरक्षा मिलती है, ऊर्जा सुरक्षा मिलती है, नए नए उसे बाजार मिलते हैं यहाँ पर, और क्षेत्रीय स्वामित्व भी मिलता है। किसी भी प्रकार से अगर ओवर डैमेज होना शुरू हो जाए, जो कि हो चुका अच्छी खासी मात्रा में, तब भी ऐसा हो जाएगा। बेल्ट रोड इनिशिएटिव इतना ही अचंभित कर देने वाले, जिसको कहते हैं ऑडेशियस, जिसे ऑडेशियस का मतलब हो गया कि सच में साहस की बात थी कि चीन ने इस प्रकार की एक योजना बनाई, और इस योजना की में उसमें कम से कम $880 बिलियन डाले इस स्थान पर। 150 देशों को, लगभग 150 देशों को उसने इसमें मदद की, उनमें अनुदान दिया, उनमें निवेश किया, सब कुछ किया। अब स्थिति बिल्कुल ही गड़बड़ हो चुकी है। अब नए नए शी जिनपिंग जब आए हैं इस स्थान पर, तो इनके आने के उपरांत में अब क्या स्थिति आएगी, अब क्या स्वरूप आएगा, इन्हें इसीलिए पूरी तरह से कमान दिया ही गया है कि अब आप इसको बाहर यहां से
निकाली है। इस स्थान पर कोई भी मतभेद होता तो शायद संभवतः ऐसा हो नहीं पाता। अब चीन अगर मान लेते हैं कुछ कुछ कार्य करता है, अब कार्य इसे क्या कर सकता है? वो हांगकांग के ऊपर नियंत्रित कर सकता है, दक्षिण चीन सागर के ऊपर नियंत्रित कर सकता है, या बहुत से देशों को भी नियंत्रित कर सकता है। उस स्थान पर वह डॉलर को एक लात मार सकता है, लेकिन सभी के अपने अपने अलग अलग उसके नुकसान हैं। मान लेते हैं इसने क्या किया कि ताइवान के ऊपर में इसने कब्जा कर लिया। मिलिट्री कब्जा तो हो नहीं सकता, वो संभव नहीं है। अगर मिलिट्री कब्जा होगा तो पूरे विश्व की स्थिति चली आएगी, अमेरिका अपना बेड़ा भेज देगा और युद्ध वो अब कर नहीं सकता है। चीन युद्ध कभी भी नहीं करेगा। यह क्या कर सकता है कि ताइवान को और हांगकांग को अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से नियंत्रित करे। अब अगर ऐसा करेगा तो भारत क्यों पीछे छूटेगा? भारत भी अपना पीओके लेगा, और जब पीओके लेगा तो चीन का सीपीईसी प्रभावित हो जाएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रभावित हो जाएगा, ग्वादर पत्तन बेस के हाथ से चला जाएगा। आप सोचिए, डायलेमा उसके साथ में, ये समस्या उसके साथ में है एक। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जाहिर है ताइवान के ऊपर में अगर नियंत्रण करेगा तो नियंत्रण वह रूस के मदद से करेगा। अगर रूस की मदद से करता है तो जाहिर है यह भीतर भीतर ही डील हो जाएगी कि अच्छा आप ताइवान के ऊपर नियंत्रित कीजिए, हम लोग पीओके ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, चीन के विदेश मंत्री 2 बार छिप छुप कर भारत में आ चुके हैं, और जो उन्होंने ट्वीट भी किया उसमें जो पीओके का भाग था, जिसको कि पहले आईओके कहा करता था चीन, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको उन्होंने पीओके कहा। तो कुछ तो गड़बड़ है ही है, कुछ न कुछ भीतर में चल ही रहा है। अब दूसरी समस्या इसके साथ में क्या आती है? दूसरी समस्या चली आती है कि वह दक्षिणी चीन सागर के ऊपर नियंत्रित करे, अपने आप का पूरा नियंत्रण फैला दे। और दक्षिणी चीन सागर से क्या हो सकता है कि पूरा प्रशांत महासागर का जो व्यापार है उसके ऊपर नियंत्रित करे, और जो नया व्यापार का मार्ग खुल रहा है जिसको कहते हैं आर्कटिक रूट है, उसके ऊपर नियंत्रित करे। लेकिन अगर वह आर्कटिक रूट के ऊपर नियंत्रित करेगा तो आर्कटिक रूट में उसको रूस के साथ में साझेदारी करनी पड़ेगी। अकेले नहीं स्वामित्व कर सकता, अकेले उसका प्रभुत्व नहीं जम सकता है जिस तरह से चीन चाहता है। संभावना के दायरे की बाहर है, क्योंकि वह कोई भी जहाज मलाक्का स्ट्रेट से बाहर निकलेगा, मलाक्का स्ट्रेट से बाहर निकल कर कहां पर जाएगा? तो वह जाएगा दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में फिर उत्तर की ओर ओखोत्स्क सागर में जाएगा, उत्तर की ओर, और फिर रूस की सीमा रेखा के सहारे 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 वह आर्कटिक में यूरोपीय देशों में जा सकता है। यह ऐसी स्थिति आती है यहां पर, और आ सकती है, लेकिन बिना रूस के सहायता के नहीं कर सकता है। तीसरी स्थिति क्या चली आती है कि चीन अच्छा खासा शक्तिशाली बन जाए, डॉलर को एक लात मार दे, और जाहिर है ब्रिक्स जब करेंसी बनती है तो ब्रिक्स करेंसी के ऊपर में अपना प्रभुत्व जमा कर रखे उस स्थान पर। अब जब ब्रिक्स करेंसी के ऊपर वो अपने जमा कर रखेगा तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? यह भारत के बिना नहीं हो सकता है। भारत के बिना इसलिए नहीं हो सकता है कि भारत और चीन ही अभी पेट्रोलियम के सबसे बड़े वह उपभोक्ता देश है। और भारत के बिना इसलिए नहीं हो सकता है कि भारत का ही प्रभुत्व यूएई पर है, इजराइल पर है, सऊदी अरेबिया पर है, और रूस पर भी उतना ही है। और अगर ऐसा है तो इसमें भारत को उसकी मदद लेनी पड़ेगी। बिना भारत के मदद के वह पूरे विश्व से डॉलर को भगा नहीं सकता है। और अगर भारत की मदद लेगा तो जाहिर है चीन वैसा शक्तिशाली नहीं होगा जैसा शक्तिशाली वह दिखता है। तो इसके भीतर के जितने भी फॉल्ट लाइन है वह तब अपने आप में तब शोर मचाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके पास उतनी शक्ति नहीं रहेगी, उतना पैसा नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, भू राजनीतिक रूप से और सामरिक रूप से, ये सभी स्थान पर ऐसा बिल्कुल संभव है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या वास्तविक रूप में ऐसा हो पाएगा? आप खुद सोच कर देखिए। जिसे कहते हैं बैल्कनाइजेशन, वो ज्योग्राफिकल बैल्कनाइजेशन इतना आसान चीन का नहीं हो सकता है। उसका कारण यह है कि चीन अपने लोगों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रित रखता है उनको, और लोगों को नियंत्रित रखने के अलावा वह सीसीपी के सभी सदस्यों को भी नियंत्रित रखने का कार्य करता है। तो सीसीसीपी के सभी सदस्य नियंत्रित रहते हैं पूरी तरह से
उनका देश भी पूरी तरह से नियंत्रित है और सीसीपी ही उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। जब तक ऐसी स्थिति रहेगी, जब तक सीसीसीपी रहेगा, तब तक चीन का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में यूनिटी है, एकता वहां पर चली आती है। लेकिन ये ऐसा सोचना कि वहां पर वह नहीं रहा है, ऐसा सोचा भी अभी नहीं आ सकता है। हाँ, भविष्य की कौन जानता है क्या होगा। यह तो बात है ही है कि सभी चीजें चीन के पक्ष में अब नहीं रही और दिन पर दिन स्थिति बदतर होते जा रही है। उसके भीतर की जानकारी हमारे पास में नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मिल रही है वह स्थिति अच्छी नहीं है। यह समय ही बताएगा, लेकिन पूरी तरह से देखने पर लगता है चीन अगर टूटेगा तो उसकी शुरुआत तिब्बत से ही होगी और भारत ही उसमें सबसे बड़ा किरदार भी होगा। Subscribe to our channel and hit the bell icon. And if you like the video, please do not forget to hit the like button so that we get inspired to give more such discussions in the coming future.